हाँ तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम सब लोग कक्षा 12 की जो है रसायन विज्ञान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। रासायनिक बल गतिकी का ये चैप्टर है, इसके डेरिवेशन के बारे में हम सॉल्व करेंगे और इस पर आधारित जो बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके बारे में भी सॉल्व करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल अगले पार्ट में होगा। तो केमिस्ट्री में ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले हम मानेंगे कोई एक रिएक्शन, लेट अ रिएक्शन क्या है? ए जो है कोई रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है जो कुछ समय पश्चात किसमें परिवर्तित हो रहा है? बी में, ठीक है, प्रोडक्ट में। जब t बराबर 0 था यानी समय 0 था तो अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी मान लेंगे? A मोल प्रति लीटर। अभिकारक अणुओं की सांद्रता, सांद्रता क्या होती है? सांद्रता हमें किसी विलयन में विलय की मात्रा को बताती है, ठीक है ना, सांद्रता। उस समय देखो, जब समय 0 था यानी अभिकारक ही कुछ लिया गया है, उस समय बना कुछ नहीं क्योंकि अभी टाइम 0 है, तो उत्पाद क्या हो जाएगा? 0। लेकिन कुछ समय पश्चात यानी t समय बाद, मान लेंगे समय कितना बीता? 1 सेकंड, 10 सेकंड, t समय बाद जिस अभिक्रिया में सांद्रता का परिवर्तन होगा वो मान लेंगे B में कितना उत्पाद बन रहा है? x मोल प्रति लीटर। तब B में अगर x बना तो A में कितना बचा? A था, A में A मोल प्रति लीटर था, B में कितना बन रहा है? x। तो जितना B में बनेगा उतना ही A में कम होगा, तो ये आएगा A माइनस x मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग क्या है? या अभिक्रिया का वेग नियम जिसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग यानी x में परिवर्तन की दर, dt ऑफ x, dt ऑफ x यानी समय के कारण, समय में परिवर्तन होने के कारण x में कितना परिवर्तन हो रहा है? x में परिवर्तन इस समानुपाती होगा क्योंकि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की। तो अभिकारक कितना है? अभिकारक कितने समय बाद लिया जाएगा? t समय बाद लिया जाएगा। तो किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो, जिस अभिक्रिया की कोटि 1 हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हमें लेना क्या? हमको पता तो है अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अभिकारक क्या लिया गया है? A। सांद्रता मतलब ब्रैकेट, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के कितनी घात? क्योंकि प्रथम कोटि है, कोटि का मतलब घात, तो प्रथम घात के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो अब वेग लिया जा रहा है वो कितने समय पश्चात? t समय बाद, समय में परिवर्तन करने के बाद। तो जब समय में परिवर्तन आया तब अभिकारक का मान कितना आया? a माइनस x, और घात 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा कैपिटल K, इसे वेग स्थिरांक कहते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है। अब क्या करेंगे? x वाले पार्ट को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। एक लाइन यहाँ पर देख लेते हैं, तो dx बराबर करेंगे तो x वाला पार्ट यहाँ पर नीचे आ जाएगा, a माइनस एक्स, dt कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। इन दोनों का आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, यहां से हम लिख देंगे जहां के बराबर,
तो ये हो जाएगा के कैपिटल के dt। अब दोनों ओर का हम क्या कर देंगे, समाकलन, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, dx अपान a माइनस एक्स बराबर के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt का समाकलन। तो चलिए 1 अपान एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का log x होता है। देखिए जो 1 अपान एक्स का समाकलन करते हैं तो ये आता है log x। ध्यान से देखेंगे तो x का चिन्ह किस में है, यहाँ पर x प्लस में था तो प्लस का log x आया, लेकिन यहाँ पर x का चिन्ह किस में है, देखो माइनस में है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर में k कांस्टेंट है और dt का समाकलन क्या होता है t होता है, और प्लस का क्या जोड़ देंगे, c क्या होता है, समाकलन नियतांक। c को क्या कहा जाता है, समाकलन नियतांक कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे इसे। यदि हम देखेंगे टाइम 0 था, तब यदि समय क्या था 0, तब x का मान भी कितना था, 0। देखो जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी, 0, यानी कोई भी उत्पाद नहीं बना था। तो ये क्या हो जाएगा, तब log a माइनस एक्स, log यहाँ बेस में कितना है, e है बच्चों। ठीक है, बेस में कितना रहता है, e रहता है। ठीक है, e एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और बराबर में कितना बच्चा, k, t का मान कितना है, 0 प्लस का c। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अब हम आगे क्या करेंगे, k का 0 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम ये यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर ही देखते हैं। तो k का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, तब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का ये कितना है, log a माइनस एक्स बेस e। ये किसकी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आई है, c की। अच्छा c होता क्या है, c समाकलन नियतांक है। c को क्या कहा जाता है, समाकलन नियतांक। जब भी कहीं समाकलन कराया जाता है तो c जोड़ दिया जाता है। c क्या होता है, c यहाँ कांस्टेंट होता है। कोई जरूरी नहीं 1 अपान एक्स का log x ही हो, कुछ कांस्टेंट भी जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि अवकलन का उल्टा, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है लेकिन समाकलन 0 नहीं होता, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसमें कोई लिमिट रहती तब कांस्टेंट वैल्यू न रहती। चलिए आगे देखते हैं। अब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में c का मान रखने पर, समीकरण 1 में c का मान रखेंगे तो ये इधर कितना है, माइनस का log a माइनस एक्स बेस e बराबर में kt। c का मान रखेंगे तो c का मान देखो यहाँ पर रखेंगे, c का मान उठा करके यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का log, 1 मिनट, यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, x की वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो कितनी है, 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स की वैल्यू 0। तो a में से 0 घटाएंगे तो बचेगा कितना, a बचेगा। ठीक है, तो log a आएगा, log a बेस में e। अब ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस है तो पहले लिख देंगे log a, और फिर माइनस का log a माइनस एक्स बेस में कितना है, e है, बराबर में kt। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र बना, सूत्र क्या बना, log m माइनस log n। अब देखो माइनस है, घटाया जा रहा है, अगर घटाया जाएगा तो क्या होगा, भाग। अगर घटाया जा रहा है तो भाग, जोड़ा जाता तो क्या होता है, m और n का गुणा हो जाता। तो यहाँ पर प्लस वाला ऊपर आ गया और माइनस वाला नीचे। प्लस वाला कितना, log लिखेंगे, log लिखा log,
बेस में जो भी है बेस में लिख दो। यम कितना आगे वाला एम ए बटे एन कितना है पीछे वाला कितना ए माइनस एक्स बराबर में कितना आ गया के टी आ गया। अब जब भी कभी ध्यान से समझना बच्चों, जब भी कभी log ई बेस ए मान लिया कोई लिखा है, log ई बेस में कुछ भी लिख देंगे, चलिए ए ही ए क्या बी मान लेते हैं, ठीक है, बेस ई में लिखा है और इसको हम बेस 10 में परिवर्तित करना चाहते हैं, ठीक है, बेस 10 में, तब इसका गुणा कराया जाता है 2.303 से गुणा कराया जाता है, ठीक है, तो इसका गुणा हो जाएगा 2.303 से, तो ये जो बेस ई है ये बेस 10 बन जाएगा, जो बाकी सेम वही रहेगा, बेस 10 में बदलना है, कितने से गुणा होगा 2.303 और इनटू में कितना आ गया log ये बराबर में कितना है के टी। अब t का मान देखो कहाँ पर आ जाएगा, t को इसके बटे में लाएंगे तब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 के बटे में t और इनटू में कितना आ गया log a बटे में a माइनस एक्स, ये क्या आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है वो इतना होता है 2.303 बटे टी log a बटे a माइनस एक्स और बेस में अब कितना है, बेस में है 10। तो ये सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। अब एक खास चीज इसमें क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो k का मात्रक, तो इसका ये तो एक नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। नीचे समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, इनटू लॉग का कोई मात्रक नहीं, ए का मात्रक मोल प्रति लीटर बटे ए माइनस एक्स का मात्रक ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, यानी के का मात्रक सेकेंड है, नीचे प्लस में है घात, ऊपर जाएगा तो किस में घात हो जाएगी, माइनस में, सेकेंड की पावर -1। ये बहुविकल्पीय में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा बहुत जाता है। अब अर्धायु काल क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, तो परिभाषा लिख दीजिए अर्ध आयु काल क्या होता है, इसे अर्ध आयु काल मतलब आधा समय, तो ऐसा समय जिसमें कोई पदार्थ कौन सा है, मान लेंगे उत्पाद जो बन रहा है, जिसमें कोई उत्पाद अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाए, आधा रह जाए, तो कौन सा उत्पाद इसमें बन रहा है, इसे टी हाफ से लिखा जाता है। कौन सा उत्पाद बन रहा है, बी, कितना बन रहा है, एक्स, कुछ समय, ऐसा समय जिसमें x जो है अपने प्रारंभिक मात्रा का कितना बन जाए, आधा, तो ऐसा समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है अर्धायु काल कहलाता है, यानी आधा समय। इसे t से टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं ना, तो t की जगह पर हम क्या रख देंगे, टी हाफ, आधा समय, या फिर t 50% लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले में ये वैल्यू रखेंगे, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.303 बटे t की जगह पर टी हाफ और log a बटा a माइनस क्या है, x, और x की वैल्यू कितनी, a/2। तो ध्यान से देखेंगे ये एक है, ये आधा a है, एक a से आधा a घटाएंगे तो आधा a बचेगा, इन दोनों को बदल लेंगे, टी हाफ चला जाएगा ऊपर और के आ जाएगा नीचे, 2.303 बटे में के, और log बेस में कितना रहता है, 10 रहता है, a के बटे में, एक a से आधा a घटाएंगे तो आधा बचेगा, a से a कैंसिल, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम के दे रहे हैं, तब टी हाफ बराबर 2.303 और बटे में कैपिटल के और इनटू में log 2 ऊपर जाएगा बेस 10 नीचे,
log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010 और गुणे में 2.303 बटे में कितना बचा के तिहार। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आएगा 0.693 बटा के। तो जब भी कभी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए कह रहा 50% पूर्ण हो गई है, यानी 50% इतने मिनट में पूर्ण होती, उतने मिनट में, यानी 0.693 बटे के की वैल्यू को दी गई है। समझ गए बात? तो ये था हमारा जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया। अब देखेंगे इसका जो समय है क्या वो प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर करता है। इसकी प्रारंभिक सांद्रता देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये अपनी प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक मात्रा चाहे जो भी हो वो उस पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब इसमें सभी रिएक्शन में सभी समान मात्रा, चाहे जितनी लो समय उतना ही लगेगा। ठीक है ना? तो ये थी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा अर्ध आयु काल। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन कम पूछा जाता है, लेकिन इस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं और इस बार 100% पूछे जरूर जाएंगे, न्यूमेरिकल जरूर से जरूर आएगा। तो इतना समझ लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।